इसमें अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, जिसमें ये पूछा गया है कि दक्षिण भारत की जो मंदिर स्थापत्य कला है, जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, उसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखिए, जो साउथ इंडिया है उसमें द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं, और इंट्रो में आप ये बताएंगे दक्षिण भारत में जो मंदिर वास्तुकला है इसकी शुरुआत पल्लवों के द्वारा की गई, लेकिन ये जो मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली है ये विकसित हुई चोल साम्राज्य के दौरान, यानी 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में। और द्रविड़ शैली के मंदिरों के जो कुछ सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं, जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं, वो तमिलनाडु के दक्षिण क्षेत्र में मिलते हैं। शक्तिशाली चोल राजा था राजराज प्रथम। तो राजराज प्रथम के शासनकाल में तंजावुर का जो वृहदेश्वर मंदिर बनाया गया वो द्रविड़ आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है, जिसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, विश्व धरोहर में शामिल किया है। तो इंट्रो में ये बताने के बाद फिर जब हम विशेषताएं बताएंगे, देखो विशेषताएं बताने से पहले आप जो द्रविडियन टेम्पल है उसका एक आप नमूना देख लीजिए कि इसमें शिखर जो है इसकी एक विशेषता है द्रविडियन टेम्पल की, जिसे विमान भी कहते हैं। इसी तरह इसमें ये गर्भगृह है, ये गर्भगृह है, और ये मंडप है, चारों तरफ रहता है मंडप, और ये गोपुरम है, इसका जो एंट्रेंस है। इसमें एक जलाशय भी होता है, इसमें द्वारपाल भी होता है, द्वारपाल, जलाशय, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। तो इन्हें कैसे इंडिकेट करेंगे, देखो ये इसका डायग्राम है जिसे आपको ड्रॉ करना ही है। द्रविड़ शैली के मंदिर का जो आधार भाग है वो है गर्भगृह, और गर्भगृह जैसे कि मैंने आपसे भी ये दिखाया कि गर्भगृह वर्गाकार होता है, तो वर्गाकार गर्भगृह है। इसके अलावा गर्भगृह के ऊपर एक पिरामिड नुमा अष्टकोणीय शिखर होता है जिसे विमान कहते हैं। ये गर्भगृह के ऊपर होता है विमान, और विमान जो है ये द्रविड़ शैली की सबसे प्रमुख विशेषता है। द्रविड़ मंदिर के शीर्ष भाग पर कलश के स्थान पर स्तूपिका स्थापित होती है। मंदिर का जो मेन एंट्रेंस है, जो मुख्य प्रवेश द्वार है, उसके ऊपर जो एक अलंकृत इमारत है उसको गोपुरम कहते हैं। ये प्रवेश द्वार होता है मंदिर का। और द्रविड़ मंदिरों में जो विशाल स्तंभ हैं, ध्वज स्तंभ हैं, उनका भी व्यवस्था रखी जाती है। गर्भगृह के चारों तरफ छत वाले विशाल मंडप होते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये विशाल मंडप हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आप ये बताएंगे कि जो गर्भगृह है, गर्भगृह को देवुल भी कहते हैं। तो ये दोस्तों जो द्रविडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, टेम्पल आर्ट है, ये उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। अगर कुछ प्रमुख प्रसिद्ध द्रविड़ मंदिरों की बात करें तो तंजावुर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर, जिसे शिव मंदिर भी कहा जाता है, शिव मंदिर भी कहते हैं इसको, जिसे राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं, ये द्रविड़ शैली में बना है, जिसे राजराजा चोल ने बनाया था और 1009 ईस्वी में जो पूरा किया गया था। और ये जितने भी भारतीय मंदिर हैं उनमें सबसे बड़ा है और सबसे ऊंचा है बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में कुछ अन्य प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, जैसे तिरुवन्नामलाई मंदिर, या तमिलनाडु में अन्नामलैयार मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर। तो ये विशेषताएं बताने के बाद आप कंक्लूजन में बताइए कि जो दक्षिण भारत के मंदिर के स्थापत्य कला है उसकी कई अन्य उपश्रेणियाँ भी, कई उसके अन्य कैटेगरीज भी हैं, यानी अन्य श्रेणियों के मंदिर भी बनाए गए हैं अलग अलग शैली में, जैसे नायक शैली या होयसल शैली या विजयनगर शैली, विजयनगर स्टाइल, इनमें भी मंदिर बनाए गए हैं। और द्रविड़ शैली को विकसित करने में दक्षिण के 4 राजवंशों ने अपना महत्वपूर्ण और महती भूमिका निभाई है, जिसमें पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल और पांड्य, ये प्रमुख राजवंश हैं जिन्होंने इसको विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस तरह से इसका आंसर हम दे सकते हैं। लीजिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो संगम लिटरेचर था उसकी डिटेल्स के बेसिस पर साउथ इंडिया की सोशल कंडीशन बतानी है और इकोनॉमिक कंडीशन बतानी है। कीवर्ड देख लीजिए, संगम लिटरेचर, और दक्षिण भारत की उसके आधार पर सामाजिक आर्थिक स्थिति। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपके माइंड में एक रॉ मैप बना हुआ है, एक कच्चा मैप बना हुआ है मेन बॉडी का, तो आपको इंट्रो बनाने में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हम पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग ये कर लेंगे कि हमें कौन कौन सी डायमेंशन अपने इस आंसर में डालनी पड़ेंगे। तो इसका एक बेहतर इंट्रो क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का, देखो हम ये बताएंगे, यहाँ से अपनी बात शुरू करेंगे कि जो संगम लिटरेचर है, संगम साहित्य है, वो प्राचीन दक्षिण भारत के सामाजिक जीवन को समझने के लिए और आर्थिक जीवन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और ये जो ग्रंथ है, संगम ग्रंथ, ये नॉर्थ इंडिया के साथ जो सामाजिक और सांस्कृतिक समन्वय था उसकी ओर भी संकेत करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये ग्रंथ 200 ईसा पूर्व से
और 200 ईस्वी के बीच लिखे गए। और ये जो ग्रंथ है ये अपनी पौराणिकता का भी दावा करते हैं। ये इंट्रो देने के बाद आप बताओ, संगमकालीन समाज और अर्थव्यवस्था की अलग अलग स्थिति बताइए। जैसे सामाजिक स्थिति में हम पहला पॉइंट ये बता सकते हैं कि जो संगम साहित्य है और जो वैदिक संस्कृति है उसके बीच में एक समन्वय देखा जा सकता है। जैसे जिस प्रकार की 4 वर्णों की व्यवस्था वैदिक संस्कृति में थी, उसी प्रकार की चातुर्य वर्ण व्यवस्था यहाँ भी मान्यता उसको प्राप्त थी। राजा को ब्राह्मणों का रक्षक माना जाता था, और जो समाज में जो क्षत्रिय वर्ग था, जो योद्धा वर्ग था, उसे काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। योद्धा वर्ग होता था समाज में, इसका संबंध उस अमीर किसान जात से था जिसे बल्लाल कहते थे, उससे इसका संबंध था। तो बल्लाल नाम के धनी किसान जात से। खेतों में मजदूरी करने वालों को कड़ेसियर कहते थे, और विवाह की अष्ट प्रणाली जो थी वो प्रचलन में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए अनुसार आर्थिक स्थिति बता सकते हैं कि दक्षिण भारत की जो भूमि थी वो बेहद उपजाऊ थी और मुख्य फसल वहाँ की धान थी। मसाला उत्पादन में ये क्षेत्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। नारियल के उत्पादन में, मछली के उत्पादन में, और रोमन व्यापार के लिए भी ये प्रसिद्ध था। और यहाँ कई रोमन बस्तियाँ भी उनके सबूत मिलते हैं। रोमन व्यापारी जो थे वो कई बंदरगाहों से मसाले ले जाते थे। जैसे एक बंदरगाह था दक्षिण का पुहार, एक बंदरगाह था जहाँ से मसाले ले जाते थे कोरकई, एक बंदरगाह था मुशरी। तो इस प्रकार के बंदरगाहों से मसाले ले जाते थे। और ये बात पता लगती है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक ग्रंथ में। रोमन व्यापार से जो पश्चिमी क्षेत्र थे वहाँ पर शराब, घोड़ा, सोना और कांच के जो सामान थे उनको इंपोर्ट किया जाता था, उनका आयात होता था। और निर्यात किया जाता था काली मिर्च का, विशेष तौर पर, क्योंकि रोमन एम्पायर में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। प्रसिद्ध जो रोमन बस्ती थी वो अरिकामेडू थी, और अरिकामेडू से रोमन सिक्के, कांच की सुराहियाँ और दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली कई वस्तुएं वहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो ये सब बताने के बाद आप निष्कर्ष कर दीजिए। इस आंसर का निष्कर्ष में आप ये कहिए कि संगम साहित्य के विवरणों से दक्षिण भारत के सामाजिक आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है और दक्षिण के तीनों राज्यों के समृद्धि की झलक भी मिलती है। तो इस तरह से इसका आंसर हम देंगे।